अब प्रारंभ करते हैं पार्ट 4। अब पार्ट 4 की बारी आती है, अर्थात पार्ट 4 में देखेंगे कृषि। क्या देखेंगे? कृषि। तो सबसे पहले हम इनके ऑब्जेक्टिव को ना देखते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जा रहा है कि भारत में सिंचाई मतलब भारत में उगाई की जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है। रेशेदार फसलें बतानी है आपको। तो रेशेदार फसलें हम जब बताएंगे, एक तो कपास होगा, जूट होगा, सन, प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी? कपास, जूट, सन और रेशम। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। मेरे साथ आप बोलते जाइए। अगर आपको हैंड टू हैंड याद करना है तो मेरे साथ में जो रिपीट में बार बार करवाता हूँ उसको करते जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कपास, जूट, सन और रेशम 4 प्राकृतिक फसलें भारत में उगाई जाती है जो कि रेशेदार है। अब आगे देखें, इनमें से पहली 3 मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती है, अर्थात 3 फसलें कपास, जूट, सन। कपास, जूट, सन ये क्या है? ये 3 मृदा में उगाने वाली फसल है। और चौथा जो रेशम है वो कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। जो कोकून जो है ना, कीड़ा है ना, वो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, उससे हम क्या निकालते हैं? रेशम निकालते हैं। ये हो गया। अब आते हैं गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है। तो गन्ने को नगद दाम की फसल क्यों कहा जाता है? तो हम लिखेंगे गन्ना एक व्यापारिक फसल है। गन्ना एक क्या है? व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है और चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण, चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग हो रहा है के कारण अब एक महत्वपूर्ण मुद्रादायिनी फसल बन गई है। मुद्रादायिनी फसल बन गई है, अर्थात ये जो है ना, खेत में से काटो, डायरेक्ट मार्केट में लेके जाओ और उस मार्केट में लेके गए और वहाँ से आप बिल्कुल पैसा ले लो और जैसा ही गन्ना है वो डायरेक्ट फैक्ट्री में चला जाएगा। इसमें कोई रख रखाव नहीं है, इसलिए नगद दाम की फसल बन गई है। इसमें ज़्यादा रख रखाव नहीं है, डायरेक्ट वस्तु दो खेत से काट के और नगद पैसा ले लो। और फसलों जैसे नहीं है गेहूँ चना, पहले काटो, फिर उसको इकट्ठा करो, फिर उसको थ्रेशर में हार्वेस्टिंग करवाओ उसकी, फिर उसको जो फिर मंडी में लेके, तो इसको भी जाना पड़ता है, फिर मंडी में ले जाओ, फिर मंडी में ले जाने के बाद फिर जो है उसको व्यापारी खरीदेंगे, फिर व्यापारी खरीद के फिर व्यापारी स्टोर करेंगे उसको, फिर उसको कहीं दूसरी जगह ले जाए बेचेंगे, फिर वो दूसरी जगह वाला फिर है जो उद्योगों में पहुंचाएगा। बहुत सारी फसलें ऐसी है। तो ऐसा नहीं है, गन्ने को काटो, डायरेक्ट पैसे प्राप्त करो, कोई इसमें रख रखाव की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं क्योंकि जूट का जो रेशा होता है सोने की तरह चमकीला होता है और ये बहुत उपयोगी होता है। सस्ता एवं व्यापारिक महत्व के कारण इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। सस्ता एवं व्यापारिक रूप के कारण इसको क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, भारत की पेय फसलें कौन सी है? भैया चाय होती है, कहवा होती है और कोको होता है। कहवा मतलब क्या होता है? कॉफी। क्या है? कॉफी। और कोको मतलब कि नारियल। कोको मतलब कि नारियल। तो चाय, कहवा, कोको भारत की पेय फसलें हैं। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताओ। तो रबी की फसलें अर्थात सर्दी में उगाई जाने वाली रबी की फसल होती है और बारिश में उगाई जाने वाली को खरीफ की फसल कहेंगे। अब सर्दी में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और अन्य फसलें उगाई जाती है। अब बारिश में कौन कौन सी उगाई जाती है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये खरीफ की फसल है, इनको बारिश में बोया जाता है। अब इनको रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। ये देखना है। अब एक और क्वेश्चन आता है जायद की फसलें। अब ये जायद की फसलें गर्मी में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को हम जायद की फसलें कहते हैं। रबी और खरीफ फसलों के बीच जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, तो इसमें
जो है ना हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद की फसलें कहते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की फसलों को भी, चारे की फसलों की भी खेती की जाती है, जायद की फसलें कहलाती है। अब और देखो, और क्वेश्चन कौन सा है, झूमिंग कृषि किन नामों से जानी जाती है? तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि झूमिंग कृषि। अब झूमिंग कृषि क्या है, झूमिंग कृषि को क्या कहते, तो समझो, पहले झूमिंग कृषि को समझो। झूमिंग कृषि ये जनजाति जो लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग जो लोग होते हैं वो करते हैं ये झूमिंग कृषि। जंगल को काट देते हैं, जंगल को काट देते हैं और उस भूमि को फिर फसल उत्पादित करने के लिए तैयार करते हैं। तो फिर जो है वो भूमि वहाँ से कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे काटते हैं और वहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे, फिर उस भूमि को फसल योग्य बनाएंगे, वहाँ फसल बोएंगे, फिर कुछ समय बाद फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये जो है ना कृषि क्या कहलाएगी, झूमिंग कृषि, अर्थात पेड़ों को काट करके की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे तो झूम की खेती कहते हैं, झूम कहा जाता है। लेकिन मणिपुर में पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं, दीपा। मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू। और असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहते हैं, झूम। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहते हैं, झूम। मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको क्या कहते हैं, दीपा कृषि, क्या कहते हैं, दीपा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ही क्वेश्चन पर आते हैं कि खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताना है। तो मैं कुछ मेरे मन से भी कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको उन पॉइंटों को ध्यान में रखना है या फिर आपको नोट कर लेना है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी, यह खरीफ की फसल ये मानसून के आगमन पर शुरू होती है, ये मानसून के चले जाने के बाद शरद ऋतु में बोई जाती है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल। अब खरीफ में देखेंगे इसकी प्रमुख फसलें, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, सोयाबीन आदि। अब हम खरीफ में रबी की फसल में देखेंगे, सर्दी में बोई जाती है गेहूं के साथ, गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी जैसे तेल निकालते हैं, बीज आदि। तो ये है ना रबी की फसलें। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है, खरीफ की फसलों को पकने में क्या लगता है, कम समय लगता है, और रबी की फसलों में अधिक समय लगता है। अब कैसे, जून में बोई जाती है, तो अब लास्ट जून में बोई जाती है, तो जुलाई 1, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में पक जाती है, कट भी जाती है। कौन सी फसल, खरीफ की फसल। अब हम गेहूं को देखेंगे, अक्टूबर के लास्ट महीने में बोएंगे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में काटते हैं, मार्च अप्रैल में। तो पाँच महीने हो रहा है, लगभग 140 से 150 दिन हो रहा है रबी की फसल को पकने में। तो इसमें पकने में अधिक दिन लगते हैं, इसको पकने में कम दिन लगते हैं। इन फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। आपको अच्छे से पता है कि 1 हेक्टेयर 4 बीघा से कहते हैं, और सोयाबीन को ही ले लेते हैं हम 4 बीघा में, अर्थात 1 हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी निकलेंगी, 15 कुंटल। कितनी निकलेंगी, 20 कुंटल निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। अब 1 हेक्टेयर की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 60 कुंटल गेहूँ निकलते 1 हेक्टेयर में, 4 बीघा में 50 से 60 कुंटल। तो ये अधिक हो रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये फसलें जून जुलाई में बोते हैं और ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। यहाँ पर ये फसलें जो है ना जून जुलाई में बोते हैं और इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और इनका जो है ना तापमान, इनका जो तापमान अधिक रहता है, मतलब इन फसलों का तापमान ये अधिक रहता है और इन फसलों का तापमान कम रहता है। ये
ये वर्षा ऋतु की फसलें हैं, ये शीत ऋतु की फसलें हैं। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो, नहीं तो फिर हम यहीं से ख़त्म करेंगे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उसको और देखते हैं हम। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो चावल की खेती के लिए देखते हैं। तो चावल जो है ना कब बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, चावल उष्ण व आर्द्र मानसूनी उपज है, अर्थात ये मानसूनी फसल है, मानसूनी फसल है। चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। बोते हैं तब 20, बढ़ते समय 24 और जब पकता है तब होना चाहिए 27 डिग्री तापमान। चावल के लिए अधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होनी चाहिए, तब जाकर चावल हम बो सकते हैं। चावल के लिए चीका, दोमट मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो चावल के लिए, क्योंकि आपको पता है अच्छे से, क्योंकि चावल के लिए हमें भूमि में पानी जो है ना भरना पड़ता है। अब वो भरना पड़ता है तो भूमि के अंदर वो ना रसे ना रिसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, भूमि में एक परत बनाई जाती है। या तो आप उसको ट्रैक्टर के द्वारा एक परत बनाओ जो पानी नीचे ना बैठ सके, या फिर मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, या फिर डेल्टाई मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी भरा रहे। चावल के लिए समतल धरातल एवं सस्ते कुशल श्रमिक आवश्यक होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना हमने चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति देख ली है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन हमें मिल जाता है, ढूंढने पर एक और क्वेश्चन मिल जाता है, आईएमपी क्वेश्चन, भारत में मोटे अनाज के विषय में एक लेख लिखिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप इनके बारे में बहुत बेहतर जानते होंगे, क्योंकि प्रत्येक किसान का बेटा इन फसलों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ज्वार के बारे में आपको देख लेना है कि कितना तापमान चाहिए, कब बोई जाती है, ये खाद्यान्न फसल है, ये अधिकतर क्षेत्रों में बोई जाती है या फिर कितने क्षेत्रफल पे बोई जाती है, हमें पता है। बाजरा, रागी, मक्का, तो ये क्या है, मोटे अनाज के क्षेत्र में आते हैं। तो इन चारों की डिटेल आपको मालूम है, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक किसान के बेटे हो और एक भारतीय होने के कारण, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आपको इन चारों के बारे में रागी पता हो या ना हो, लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का तो आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 4 पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है कृषि को।